उत्सर्जन तंत्र। इसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से और दमदार तरीके से दोस्तों कंप्लीट किया है। यहाँ से ब्लैक पेन ले लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया हुआ है ये उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के संबंधित पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। आज इसके संबंधित क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके साथ जो भी उसके संबंधित चीजें वो आपको बताई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यहाँ पर ये ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, सही रहेंगे। हाँ ये सही है ना? हाँ चलो ये सही है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है। देखो दोस्तों, कुछ नाइट्रोजन उत्सर्जन में पढ़ा था, कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिसमें 1 नंबर हमने पढ़ा था यूरिया, 2 नंबर पढ़ा था यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, 3 नंबर जो पढ़ा था वो पढ़ा था अमोनिया, अमोनिया, और जो 4 नंबर पढ़ा था वो पढ़ा था एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल पढ़ा था। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, इनका उत्सर्जन किया जाता है। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव अमोनोटेलिक कहलाते हैं। एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव एमिनोटेलिक कहलाते हैं। ये तो जीवों के नाम हो गए। अब यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी हैं, जैसे मानव हुआ, मानव, और एक उभयचर जीव हुआ, उभयचर वर्ग के जीव हुआ, जैसे मेंढक, मेंढक। ये किसका उत्सर्जन करता है? भी ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। मेंढक और मानव किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव जितने भी पक्षी हैं, सरीसृप हुआ, सांप वगैरह, छिपकली वगैरह, वो हुआ, पक्षी वर्ग हुआ, सरीसृप वर्ग हुआ, जितने भी कीट वर्ग है, कीट वर्ग है वो हुआ, ये होते हैं ना, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ये करते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मत्स्य वर्ग हुआ, मत्स्य वर्ग, मछलियां, या कोई जलीय जीव, जो भी जल के अंदर रहता है ना, जलीय जीव, जलीय जीव, जैसे ऐसा आ जाए कि जो जलीय सांप है, जल के अंदर जलीय सरीसृप वर्ग है, वो किसका उत्सर्जन करेगा? जलीय जीव कौन सा भी हो, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। और मेंढक का लार्वा, जो मेंढक का लार्वा है ना, लार्वा, मेंढक का लार्वा का फोन आ रहा है, छवि भी बाद में बात करते हैं। देखो, जलीय जीव हुए, मेंढक का लार्वा हुआ, और मछलियां हुई, जल के अंदर जीव रहते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव कौन से हैं? जैसे ऑक्टोपस हुआ, सीप हुआ, तारामीन हुई। ये जीव किनका उत्सर्जन करते हैं? एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इतने चीजें ध्यान रखना भी, मुख्यतः याद रखना। पक्षी हुआ, सरीसृप और कीट वर्ग किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। मत्स्य वर्ग अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इन सभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में सबसे जो खतरनाक होता है ना, विषैला होता है, वो होता है अमोनिया। क्या होता है? सबसे खतरनाक अमोनिया होता है। और सबसे कम विषैला होता है ना, वो होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। तो ये इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। ये पूरा का पूरा टॉपिक का निचोड़ है, ऐसा मान लीजिए, ये पूरा का पूरा वीडियो जो किसनों का है। चलो तो इसमें क्या होगा? मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है? भी यूरिया का उत्सर्जन करता है। ग्लोमेरुल्स कहाँ पाया जाता है? बात करते हैं ग्लोमेरुल्स कहाँ पाया जाता है। मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना बताई थी, नेफ्रॉन के संबंधित बताया था मैंने। इस तरीके की संरचना बनाई थी मैंने, आपको एक बार बता देता हूँ भी, फिर आपकी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ये लीजिए, इसमें जो ये भाग पड़ा था वो बोमेन स्पुट पड़ा था, बोमेन संपुट पड़ा था। और यहां पर अविवाहित ध्वनियां आती हैं और इस तरीके का गुच्छा बनाती हैं और वापस निकल जाती हैं। ये अविवाहित ध्वनि, ये अपवाहित ध्वनि। ठीक है, ये गुच्छा बनाती हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुल्स।
ग्लोमेरुल्स। ये जो अविवाहित ध्वनियां हैं आगे छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती हैं और ये गुच्छा बना लेती हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स के अंदर ये केशिकाओं का गुच्छा होता है, ये केशिकाओं का गुच्छा होता है, प्लस इसमें एक कोशिका पाई जाती है, पोडोसाइट कोशिका। पोडोसाइट कोशिका, कोशिका, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ ग्लोमेरुल्स भाग में रक्त का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, और रक्त का फिल्ट्रेशन होते ही यहाँ तो क्या चला जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, ठीक है, कुछ जल हुआ, वो इसके अंदर चला जाता है, जो बोमेन स्पुट के अंदर चला जाता है। और जो शुद्ध जो जल है, फिल्टर रक्त है, सॉरी फिल्टर रक्त है, वो किस में चला जाता है, अपवाहित ध्वनियों द्वारा कहाँ चला जाता है, हृदय के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुल्स है वो केशिकाओं और पोडोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये एक तरीके से बोमेन स्पुट का ही भाग होता है। और फिर ये बोमेन स्पुट वाला भाग है ना, यहाँ जो एकत्रित होता है ना, यहाँ से इसको कह सकते हैं ये मूत्र है। क्या है, ये मूत्र है। फिर यहाँ से इस भाग में जाता है, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है समीप कुंडलिक नलिकाएं। ये समीप वाली कुंडलिक नलिकाएं होती है ना, ये जल का और विद्युत अपघट्य पदार्थ का सर्वाधिक, ये पीसीटी होता है ना, ये सर्वाधिक अवशोषण करता है। सर्वाधिक पुण्य अवशोषण किसके द्वारा होता है, पीसीटी भाग द्वारा होता है। कुछ जो जल आया है और कुछ जो लवण वगैरह है उनका अवशोषण होता है। उसके बाद में आता है ये हेलने लूप। हेलने लूप क्या आता है, हेलने लूप। हेलने लूप का जो ये भाग होता है, ये भाग होता है अवरोही भाग, और ये भाग होता है आरोही भाग। ये अवरोही भाग होता है, या आरोही भाग होता है। अवरोही भाग का काम क्या होता है दोस्तों, अवरोही भाग का काम यही होता है, अवरोही भाग का काम होता है, ये जल के प्रति होता है ना, ये जल के प्रति अवरोही भाग, ये जो जल के प्रति तो क्या होता है, पारगम्य होता है। और जो विद्युत जो लवण है या विद्युत जो अपघट्य पदार्थ है ना, उसके प्रति अपारगम्य होता है। मतलब जल को तो ये अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और विद्युत अपघट्य पदार्थों को अवशोषित नहीं कर सकता। पर ये आगे वाला जो आरोही भाग होता है ना, आरोही भाग, इसको बोलते हैं आरोही भाग, आरोही भुजा बोलते हैं हिलने लूप की। ये क्या करता है, ये उल्टा करता है। ये जल का अवशोषण नहीं करता, जल के प्रति अपारगम्य होता है, विद्युत लवणों का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद में ये भाग आगे वाला कहलाता है डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। इनका काम होता है विशिष्ट परिस्थितियों में जल और खनिज लवणों का क्या करना, पुनः अवशोषण करना। उसके बाद में मूत्र कहाँ चला जाता है, यहाँ से होकर संग्राहक नलिकाओं के माध्यम से मूत्र वाहिनिकाओं में चला जाता है। तो ग्लोमेरुल्स कहाँ पाया जाता है, बोमेन स्फुट में पाया जाता है। यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। बस अब आपकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पूरा का पूरा टॉपिक का निचोड़ कुछ चीजों का मैंने निकाल दिया, कुछ और बची है वो देख लेंगे। यूरियोटेलिक उत्सर्जन किसका करता है अभी, यूरियोटेलिक, मानव और मेंढक। मनुष्य में वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, विवरक या नेफ्रॉन को कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। मूत्र बनते समय प्रानिषेधन होता है। प्रानिषेधन फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है अभी, बोमेन स्पुट के ग्लोमेरुल्स में होता है ना, तो बोमेन स्पुट वाले भाग में होता है। वृक्कों के मूत्र निर्माण के लिए निम्नलिखित घटनाओं को उचित क्रम में लिखिए। कि मूत्र का निर्माण के लिए क्या होता है अभी, मूत्र कब कहेंगे हम, मूत्र कब कहेंगे, जब बोमेन स्पुट भाग में, बोमेन संपुट भाग में जो कुछ जो यूरिया वगैरह है, कुछ जल वगैरह आ जाएगा, तब उसका नाम मूत्र दे सकते हैं। इनके लिए मूत्र का निर्माण के लिए कितने, सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है जो ग्लोमेरुल्स में होता है। उसके बाद में पूर्ण अवशोषण होता है, रीऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद में सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है, श्रावण होता है। तो 1 नंबर कौन सा होगा, ये होगा, 2 नंबर ये होगा, और 3 नंबर ये होगा। ये देख लेना क्रम से। नाइट्रोजन युक्त कौन सा पदार्थ अत्यंत विषैला होता है, मैंने बता दिया अभी कौन सा होता है, सबसे विषैला होता है वो होता है अमोनिया, और सबसे कम विषैला होता है वो होता है यूरिक अम्ल। मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है। अब मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूरिया का निर्माण किससे होता है अभी और कहां पे होता है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत के अंदर, और ये लीवर के अंदर जो अपना होता है ना, यकृत के अंदर सबसे पहले होता है एमिनोमल। एमिनोमल होते हैं। एमिनोमल किस में बदलते हैं अभी, एमिनोमल, एमिनोमल बदलते हैं अमोनिया में। एमिनोमल अमोनिया का निर्माण करते हैं, और ये अमोनिया किसका निर्माण करती है, यूरिया का निर्माण करती है। ये कहाँ पे होता है, ये लीवर के अंदर होता है। फिर ये जो यूरिया है ना, यूरिया इनका रक्त से अलग करने का काम होता है, वो होता है अपनी किडनी का। ठीक है, तो मानव में यूरिया किसके टूटने से बनता है, अमोनिया आंसर होना चाहिए, अमोनिया है नहीं तो एमिनोमल हो जाएगा इसका आंसर।
जलीय सरीसृप होते हैं, जलीय सरीसृप क्या होते हैं भी, अमोनोटेलिक होते हैं या यूरियोटेलिक होते हैं। सरीसृप सीधा पूछ लिया जाए तो यूरिकोटेलिक। और जलीय नाम आ गया तो इसका मतलब है अमोनोटेलिक। एक मनुष्य काफी लंबे समय तक भूखा रहता है, इसके मूत्र में असामान्य मात्रा में क्या आता है? भूखे व्यक्ति के मूत्र के अंदर आता है ना, वो आता है NaCl, एक तो नमक का उत्सर्जन होता है। एक भूखे व्यक्ति के मूत्र के अंदर होता है कीटोन्स, कीटोन्स इसका उत्सर्जन होता है। ध्यान रखना ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। और एक जो गर्भवती महिला ना, गर्भवती महिला, उसके महिला के मूत्र में क्या आता है पता है? क्रिएटिन आता है, क्रिएटिनिन, ये आता है गर्भवती महिला के। तो कीटोन्स और NaCl का उत्सर्जन होता है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन देख लो, ये कीटोन्स दे रखा है। कौन सा प्रदूषक वरक या यकृत में एकत्रित होता है? कौन सा प्रदूषक होता है जिसके कारण जो अपना जो किडनी होती है ना, किडनी वो डैमेज होती है? जहां पर कैडमियम का प्रदूषण होगा ना, वहां लीवर और जो अपनी जो किडनी है ना, उसको खतरा रहेगा। तो कैडमियम के कारण, सिड्डी के कारण प्रतीक ये होता है इसका। कॉकरोच, केचुआ और खरगोश में उत्सर्जी अंग कौन से क्रम से? उत्सर्जी अंगों की बात कर लेते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उत्सर्जित अंग जीव और कुछ जीवों के क्या उत्सर्जित अंग देख लेते हैं, उत्सर्जित अंग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीव की, बात करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ग पढ़ते हैं, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ आता है जिसके अंदर तिलचट्टा भी आता है, तिलचट्टा को कॉकरोच बोलते हैं ना, कॉकरोच भी आता है, ठीक है। और कीड़े मकोड़े वो इसी के अंदर आते हैं, तितलियां वगैरह इसी के अंदर। ऑर्थोपोडो वर्ग के अंदर जो उत्सर्जन अंग होता है ना, ऑर्थोपोडो के अंदर उत्सर्जन अंग होता है ना, वो ध्यान रखना मेल पिगी, मेल पिगी काय, ये उत्सर्जन अंग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक ऑर्थोपोड के अंदर आता है झींगा, झींगा आता है, ठीक है ना, झींगा मछली। झींगा का होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉन, प्रॉन बोलते हैं। इसका उत्सर्जन अंग होता है ना, वो होता है ग्रीन, ग्रीन कोशिका, हैरी कोशिका, ग्रीन कोशिका, ये होता है ऑर्थोपोडो का। और तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है ना, उसका यही होता है मेल पिगिकाय, जो तीन नलिकाएं वो होती है मेल पिगिकाय नलिकाएं। 2 नंबर आता है एनिलिडा। एनिलिडा संघ होता है ना, जिसके अंदर आता है क्या? आता है केचुआ, आता है केचुआ। और केचुआ आता है, केचुए का उत्सर्जन अंग होता है, वो होता है नेफ्रिडिया, नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया वो उत्सर्जन अंग होता है केचुआ का, एनिलिडा संघ का होता है। पर मैं आपको ये पूछूंगी केचुआ उत्सर्जन किसका करता है अभी? कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो ये ध्यान रखना, एक तो ये यूरिया का करता है, और यूरिया के साथ साथ ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इन दो चीजों का उत्सर्जन करता है, ध्यान रखना। एनिलिडा के बाद में 3 नंबर आता है इकाई प्लेटी हेल्थ मिथीज, प्लेटी एलमिन मिन्थीज, एस के हेल्थ मिथीज। प्लेटी हेल्थ मिथीज, एस के हेल्थ मिथीज। और 5 नंबर आता है, वो आता है मोल संघ का संघ आता है, जिसके अंदर मोल संघ का संघ के अंदर मैंने बताया था सीप, ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, वो आते हैं, ठीक है। सीप आते हैं, ऑक्टोपस वगैरह, मोल संघ का संघ क्या आता है? प्लेटी हेल्थ मिथीज के अंदर आता है प्लेनेरिया, ठीक है ना। प्लेटी हेल्थ मिथीज का ज्वाला, ज्वाला कोशिका होती है, ज्वाला कोशिका। प्लेनेरिया वगैरह जीव आते हैं, फित्ताकर्मी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको फ्लेम, फ्लेम कोशिका भी बोलते हैं। एस के हेल्थ, हेल्थ मिथीज के अंदर आता है ना एस्केरिस आता है, एस्केरिस जीव आता है ना, वो आता है इसके अंदर। और भी बहुत सारे जीव आते हैं, मुख्यतः वही है। तो एस के हेल्थ मिथीज होता है ना, एक रेट, रेनेट, ट्रिक बताई हुई है सारी की याद करने की। एक रेट होना चाहिए, रेनेट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मोल संघ का, ठीक है ना, मोल संघ का। तो मोल संघ का जो संघ आता है ना, मोल संघ का संघ आता है। मोल किसका करना है अभी? केबल का मोल करना है, केबेल, केबेल, केबेल कोशिका, केबेल कोशिका, ये आ गई भी, केबेल कोशिका आ गई। इसके संबंधित सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, उत्सर्जन अंग के संबंधित, ठीक है। और एक कोशिका जीव होते हैं, ठीक है ना, केबर कोशिका है, ठीक है। ये तो केबेल नहीं, केबर कोशिका लिखना है, केबर,
केबर कोशिका। और एकोशिके जीव होते हैं वो विसरण द्वारा करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। या जो एक अमीबा की पूछ लेना, अमीबा का एक कोशिकी जीव अमीबा है, उसके अंदर संकुचित रसदानी होती है, होता विसरण के द्वारा ये सारा का सारा सिस्टम। तो इतने जीव होते हैं और इनके उत्सर्जित अंग ये होते हैं। मानव का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है अभी? क्या होता है? किडनी होता है, किडनी होता है मुख्यतः, ठीक है ना। स्तनधारी जीव होते हैं ना, उनकी किडनी होता है लगभग जीवों की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मोल का मोल किसका करना है? केबल का करना है, केबर, केबर कोशिका, इसे याद रखना। एक रेट होना चाहिए, एक रेनेट कोशिका। प्लेट, प्लेट किस में डालनी है? जवाला के अंदर डालनी है। एनिलिडा नेफ्रेडिया बोला जाता है। तिलचट्टा पूछ ले, कॉकरोच का पूछ ले तो मेल पिगी का है, और झिंगा का या पौन का पूछ ले तो ग्रीन कोशिका। यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉकरोच का मेल पिगी नलिका, केचुए का नेफ्रेडिया, और खरगोश स्तनधारी होता है वरक या किडनी। इसके बाद में स्तनियों के उत्सर्जित तंत्र के किस भाग में एकत्रित द्रव्य सर्वप्रथम मूत्र कहलाता है? मैंने बता दिया, बोमेन्स्फुट भाग। पोडोसाइट कोशिका उपस्थित होती है, मैंने बताया था ग्लोमेरुल्स के अंदर होती हैं। ग्लोमेरुल्स किसके अंदर पाया जाता है? बोमेन्स्फुट भाग के अंदर पाया जाता है। नेफ्रॉन में पूर्ण रूप से अवशोषित होता है। नेफ्रॉन में पूर्ण रूप से क्या अवशोषित होता है अभी? नेफ्रॉन में पूर्ण रूप से अवशोषित होता है। नेफ्रॉन में पूर्ण रूप से अवशोषित होता है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है अभी। पुण्य अवशोषण का काम करता है ना, पुण्य अवशोषण है, पुण्य अवशोषण का काम होता है वो। तो पुण्य अवशोषण में तो जल भी होता है अवशोषित, ग्लूकोज अगर कुछ हो, लवण हो, वो भी होता है। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है अभी, ठीक है। पूर्ण अवशोषित नहीं होता है, ऐसा आएगा तो यूरिया होगा इसका आंसर। एडीएच की अनुपस्थिति में कौन सी बीमारी होती है? ये होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, वेसोप्रोसिन हार्मोन होता है। ये जल के पुण्य अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुण्य अवशोषण को बढ़ाता है, पुण्य अवशोषण को बढ़ाता है। जब शरीर के अंदर जल की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए ना, तब ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, एडीएच हार्मोन, ध्यान रखना। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये जल का पुण्य अवशोषण बढ़ाता है, मतलब जल को अवशोषित करने में सहायक है। इसलिए जब शरीर में जल कम होना, जल कम हो, तब इन बेरों पड़ जाएगा जल कम हो रही है, फिर वो अवशोषण ने बढ़ावा होगा, तो शरीर में जल की पूर्ति करता है, ठीक है। जब शरीर में जल की मात्रा अधिक हो, ठीक है ना, तभी ये हार्मोन स्रावित नहीं होता है, एडीएच। पर एडीएच की अनुपस्थिति में कौन सी बीमारी होती है? एडीएच की जो अनुपस्थिति में कौन सी बीमारी होती है भी? ये डायबिटीज मेलिटस होता है। ये तो क्या होता है अभी? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? मूत्र में ज्यादा हो जाएगी। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो जिसका नाम दिया गया है डायबिटीज मेलिटस दिया गया है, ठीक है। और ये डायबिटीज एनसीफिड्स आता है, ये अग्नाशय ग्रंथि में वही है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही पड़ते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाती। ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया का मतलब है मूत्र का कम आना, मूत्र का कम उत्सर्जन, मूत्र का क्या होना? कम उत्सर्जन होना। तो ये एडीएच की अनुपस्थिति में कौन सी बीमारी होती है? जब जब क्या होगी? एडीएच, एडीएच कम स्रावित होगा, कम स्रावित होगा ना, तो मूत्र क्या होगा? अभी मूत्र अधिक उत्सर्जन होगा, मूत्र अधिक उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। एडीएच का काम होता है पुण्य अवशोषण करना, जल का अवशोषण नहीं करेगा तो मूत्र क्या होगा? अत्यधिक उत्सर्जित होगा। तो एडीएच की अनुपस्थिति में जब एडीएच कम हो तो मूत्र क्या होगा? अधिक उत्सर्जित होगा। ओलिगो यूरिया का मतलब होता है मूत्र कम उत्सर्जित होना, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है अभी। एक्रोमेगली होता ही नहीं है, ये तो अलग रोग है एक्रोमेगली तो। ओलिगो यूरिया, ओलिगो देखो पोली यूरिया होता है एक, तो मैं बता देता हूँ। पोली यूरिया इसका मतलब है मूत्र अधिक उत्सर्जित होना, मूत्र अधिक उत्सर्जित होना। एक होता है ओलिगो यूरिया, मूत्र कम उत्सर्जित होना, मूत्र कम उत्सर्जित होना, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब एडीएच अधिक है शरीर के अंदर, एडीएच क्या है? अधिक है, इसका काम होता है जल को पुण्य अवशोषित करना, अवशोषित करना। जल ने पुण्य अवशोषित कर लिया ये यो अधिक होगो तो मूत्र अधिक अवशोषण होगो, अधिक अवशोषण होगो तो मूत्र कम उत्सर्जित होगो, मूत्र
कम उत्सर्जित होना, ठीक है। जब ये कम होगा ना एडीएच, तो मूत्र क्या होगा, अधिक उत्सर्जित, मूत्र अधिक उत्सर्जित होगा, अधिक उत्सर्जित होगा। तो मुझे बताओ कि एडीएच की अनुपस्थिति में क्या होगा, मूत्र अधिक उत्सर्जित होगा, इसका मतलब है पॉलीयूरिया होगा। तो पॉलीयूरिया तो दे ही नहीं रखा, तो ये एडीएच की उपस्थिति आएगा, यहाँ उपस्थिति में कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना, फिर ये आएगा ओलिगोयूरिया इसका आंसर। तो ये उपस्थिति है अभी, एडिटर ने ये गलत कर दिया टाइप। ब्लड डायलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। ब्लड का डायलिसिस का मतलब होता है कृत्रिम वर्क। डायलिसिस कब करवाया जाता है, जो गुर्दे वगैरह खराब हो जाते हैं तब ये डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है ना, जिसको कृत्रिम वर्क भी बोलते हैं, कृत्रिम किडनी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये कृत्रिम वर्क बोला जाता है इसको। सेरुकाओं में मूत्र का रंग पीला होता है, ये यूरोक्रोम वर्णन के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। वर्णक के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, ये हीमोग्लोबिन वर्णक के टूटने से बनता है, ध्यान रखना। तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यकृत में यूरिया चक्कर किसके द्वारा खोजा गया था, यूरिया जो चक्कर खोजा गया था ना, वो खोजा गया था क्रेब्स और हेंसिलेट के द्वारा खोजा गया था। हिमेट यूरिया क्या, हिमेट का हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है ना, तो यूरिया में रक्त का आना वो होता है हिमेट यूरिया। तो रक्त विषाक्तता, मूत्र में रक्त। जोड़ी मिलान करनी है अभी, काम मेरे बताए हुए। हेनले लूप का काम क्या होता है अभी, रिनल ध्वनि का काम क्या होता है, रिनल ध्वनि वही होती है जो जो यूरिया युक्त रक्त को है ना वो किडनी तक लेके आती है। वो निकट कुंडलिक नलिका पीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, इनका काम आपको पता ही है अभी। रक्त को वरक से ले जाने का काम, रक्त को वरक से ले जाने का काम वो कौन करती है अभी, रिनल ध्वनियां थोड़ी करती हैं वो। वह क्षेत्र जहां पुण्य अवशोषण की विशिष्ट मात्रा होती है, पुण्य अवशोषण की क्या होती है, विशिष्ट मात्रा होती है। श्रावण का मुख्य क्षेत्र, श्रावण का मुख्य क्षेत्र। रकत का छानना, रकत का छानने वाला तो देखो भी, इसको तो मिलाओ देखते हैं फिर। हेनले लूप, रकत को छानना, ठीक है। तो ए के अंदर क्या आएगा, रकत को छानने का काम कौन करेगा भी, सॉरी ग्लोमेरुल्स करेगा। रकत को छानने का काम कौन करेगा, ग्लोमेरुल्स करेगा। तो डी के अंदर क्या होगा, चार होगा। तो डी के अंदर देखो भी चार कहाँ, यहाँ है चार, यहाँ भी चार है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक होगा, देखते हैं, क्योंकि ये कई बार गलत टाइप हो जाते हैं, वो जल्दी से वो बोल के टाइप करते हैं तब, ठीक है। दूरस्थ कुंडली नलिकाएं का सही क्रम है। मूत्र में सांद्रता में भूमिका, मूत्र के सांद्रता में भूमिका, सांद्रता का मतलब है मूत्र में सांद्रता की भूमिका, ठीक है। वह क्षेत्र जहां पुण्य अवशोषण की विशिष्ट मात्रा होती है। श्रावण का मुख्य क्षेत्र होता है, देखो भी जो विशिष्ट मात्रा होती है ना, ये 2 नंबर, 2 नंबर ये आएगा, 2 नंबर वाला आएगा वो। मुझे बताओ निकट कुंडलित नलिकाओं में आएगा या कुंडलित नलिकाओं में आएगा, 2 नंबर बताओ मुझे। 2 नंबर, 2 नंबर सी में आएगा या ई में आएगा, सी में आएगा या 2 नंबर ई में आएगा। तो 2 नंबर जो आएगा ना वो इसके अंदर आएगा भी, ये देखो सी के अंदर, निकट कुंडलित नलिका के अंदर। अवशोषण सर्वाधिक यहाँ ही होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब 1 नंबर 5 नंबर दे रखा है हेनले लूप के अंदर, मूत्र की सांद्रता की भूमिका। हेनले लूप के अंदर मूत्र की सांद्रता की भूमिका, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। मूत्र की सांद्रता में सांद्रता को अधिक करने का काम करता है ये हेनले लूप, ठीक है ना। मैंने बताया था ना गाढ़ा हो जाता है द्रव्य जब इस भाग से इस भाग तक जाता है द्रव्य तब। चलो ये 1 नंबर में 5 नंबर आ गया। और फिर क्या बच गया अभी, दूरस्थ कुंडली डीसीटी का काम होता है, 3 नंबर आएगा इसके अंदर। श्रावण का मुख्य क्षेत्र मतलब बाहर निकालने का मुख्य क्षेत्र, बस ठीक है। आपके समझ में आया क्या, मैंने एक एक चीज बताई है। हेनले लूप, हेनले लूप का काम क्या होता है अभी, हेनले लूप का काम यही होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है, ये अवरोही भुजा होती है, आरोही भुजा होती है। ये तो जल के प्रति पारगम्य होता है, ठीक है। तो जल को अवशोषित कर लेता है, यहाँ फिर जो आगे जाता है जो पदार्थ वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। चलो ये ठीक है। रिनल ध्वनि, अब रिनल ध्वनि यहाँ गलत टाइप हुआ है, देखो रिनल ध्वनि का काम होता है किडनी तक रक्त को लेके आना, रक्त को वक्र में ले जाना, हाँ रक्त को किडनी में ले जाना, से ले जाना पड़ा था मैंने, ठीक है सही है अभी, सही है। रिनल बी में 1 नंबर आएगा,
तो बी में 1 नंबर है, ठीक है। निकट कुंडलित नलिका, निकट जो कुंडलित नलिकाएं होती है ना, उनका काम क्या होता है अभी, सी के अंदर क्या आएगा, सी के अंदर 2 नंबर आएगा, वह क्षेत्र जहां पूर्ण अवशोषण अधिक होता है। ये सारी चीजें मेरी बताई हुई है भी, मैंने पहले समझाया है, तो ये समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। मूत्र निकास कम होता है, मूत्र निकास कम कब होगा भी, मूत्र बाहर कब निकलेगा, जब ये वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो स्रावित होगा, तब मैंने बता दिया वेसोप्रेसिन हार्मोन को एडीएच हार्मोन कहते हैं, ठीक है। रुके हुए मूत्र में अमोनिया जैसी गंध आती है, यह अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, यह बैक्टीरिया द्वारा विघटित होकर अमोनिया बन जाता है अभी। जो यूरिया होता है ना, यूरिया यूरिया वो बैक्टीरिया द्वारा किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की क्रियाविधि को प्रभावित करता है, कौन सा क्रियाविधि को प्रभावित करता है अभी, गोनेडोटोपिन्स नहीं करता, वेसोप्रोसिन करता है, वेसोप्रोसिन और एडिनलिन दोनों करते हैं, तो यही आएगा अभी। देखो मैं बता देता हूं, मूत्र उत्सर्जन में मूत्र को नियंत्रित करने में 3 हार्मोनों की मुख्यतः भूमिका होती है। तीनों हार्मोन बता देता हूं मैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, ये 3 हार्मोन मुख्य होते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम यही होता है, ये सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कि सोडियम का अवशोषण करने में सहायक होता है ये, और ये पोटेशियम के अवशोषण को कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका मतलब यही हुआ कि जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम स्रावित होगा ना, कम स्रावित होगा तो सोडियम का अवशोषण कम होगा, सोडियम का अवशोषण कम होगा तो रक्त के अंदर क्या होगा, रक्त के अंदर सोडियम का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अवशोषण कम होगा तो ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, अवशोषण अधिक होगा तो ये रक्त के अंदर चला जाएगा अवशोषित होकर। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है सोडियम का अवशोषण करना और पोटेशियम का कम अवशोषण करना। पैराथायरोक्सिन हार्मोन, इसका काम होता है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना और फोस्फेट के अवशोषण को क्या करना, कम करने का काम होता है। एडीएच हार्मोन का काम होता है जल का पूर्ण अवशोषण में सहायक होता है, पूर्ण अवशोषण। तो ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, ये कोर्टेक्स भाग द्वारा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित होता है, तब एड्रिनलिन भी आ जाएगा। और एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ऑर्थोपोडा के मुख्य जंतु जिनमें ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उत्सर्जन का काम करती हैं ग्रीन ग्रंथियां। मुख्यतः ये जो पाई जाती है ना ग्रीन ग्रंथियां, ये झींगा के अंदर पाई जाती हैं, झींगा के अंदर, कुछ जीवों के अंदर पाई जाती हैं ग्रीन ग्रंथियां। औरों के अंदर जो ऑर्थोपोडा होता है उनके अंदर मेल पिगिकाई पाई जाती है। नेफ्रॉन का वह भाग जो जल के लिए अपेक्षाकृत अपारगम्य होता है, जल के लिए अपारगम्य कौन होता है, अभी हेनले लूप पढ़ा था हमने, यह अवरोही भुजा पड़ी थी या आरोही भुजा पड़ी थी, आरोही भुजा पड़ी थी। अवरोही भुजा में जल जल के प्रति क्या होता है, पारगम्य होता है। आरोही भुजा में जल के प्रति क्या होता है, ये अपारगम्य होता है। तो जल के प्रति अपारगम्य होता है ना, वो हेलने लूप का आरोही भाग होता है। कौन सा भाग होता है, आरोही भाग होता है। स्तनधारी में भ्रूण उत्सर्जित पदार्थ संग्रहित करता है। देखो भी, जब भ्रूण अवस्था में होता है तब प्लेसेंटा होता है, एक प्लेसेंटा या अपरा, जिसको क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं। इसका काम क्या होता है भी, प्लेसेंटा अपरा का काम होता है ये श्वसन में भी मदद करता है, भ्रूण का उत्सर्जित पदार्थों में भी ये क्या करता है, मदद करता है। तो प्लेसेंटा भाग द्वारा होता है। ब्राइट रोग नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस रोग होता है ना, वो नेफ्राइटिस का मतलब होता है वो कोई विशेष रोग तो होता नहीं, ये किडनी के संबंधित होता है, पूरे जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है, उसको ही बोलते हैं। तो रक्त में यूरिया का बढ़ना ये भी एक तरीके से किडनी के संबंधित रोग है। मूत्र के साथ रक्त का बाहर आना ये भी एक तरीके का रोग है। वृक्क में पथरी पड़ना, ये तीनों के तीनों इसमें अंदर आते हैं भी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी। वृक्क से स्रावित होने वाला सोडियम किस हार्मोन द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है, अभी बताया है अभी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा। ग्लोमेरुल्स सने हुए फिल्टर में होता है, ग्लोमेरुल्स के अंदर जो सना हुआ फिल्टर होता है ना, फिल्टर के अंदर जाता है, सने हुए फिल्टर के अंदर क्या जाता है अभी मुझे बताओ,
चने के अंदर यूरिक अम्ल जाता है, तो जब कणिका मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोटीन रहित रुधिर होता है, वो ध्यान रखना एक तरीके से। ठीक है, कणिका और प्रोटीन रहित रुधिर होता है। जिसके अंदर कणिका नहीं होती, प्रोटीन नहीं होती, रहित रुधिर होता है, मतलब वो अशुद्धि होता है सारा का सारा। ठीक है ना, ग्लोमेरुल्स में छनने के बाद में जाता है वो वोमेन्स फुट भाग में, एक तरीके को मूत्र होता है, रुधिर होता है नहीं, रुधिर तो नाम ऐसे ही दे दिया। ग्लूकोज एवं 80% जल का पुनः अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? स्मिथ कुंडली नलिका द्वारा होता है, ये मैंने बताया था, ईसीटी के भाग में होता है। तो ये अपना टॉपिक, पूरा टॉपिक का निचोड़ निकालने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।